18 नाउ स्वदेश में और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और इस शो में अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और इस मौके पर हमारे साथ आईटीसी फाइनेंशियल के एमडी साइरस दारूवाला भी मौजूद होंगे। इसके अलावा घरेलू बाजारों पर राय देंगे ब्रिजेश सिंह ऑप्युलेंट एडवाइजर के, और खबरों वाले शेयर्स भी समझेंगे। इसके अलावा रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार में आज लेकर, क्योंकि आज एक्सपायरी का भी दिन है, तो किस तरह की रणनीति अपनाई जाए वो भी आज हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, फिर आगे हम इस पर चर्चा भी करेंगे। 2 से 3 नवंबर को जो फेड बैठक हुई थी, अब उसके भी मिनट्स जारी हो चुके हैं। ये एक अपडेट है आपके लिए, और इसमें माना जा रहा है कि जल्द ही ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत बताई गई है फेड की तरफ से। और इसके अलावा अगर अमेरिकी बाजारों की भी बात करें तो लगातार 2 दिनों की गिरावट के बाद नैस्डैक 70 अंक चढ़ा, लेकिन डाउ मामूली नरमी के साथ बंद हुआ। वहीं ब्रेंट की भी अगर बात करेंगे तो अभी भी $82 के पास टिका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ अपडेट इस तरह के निकल कर आ रहे हैं। जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि अमेरिका के ऑयल रिजर्व से क्रूड जारी करने का फैसले के बाद तेल उत्पादकों देश पर भी नजर है, और ब्रेंट की भी जो चाल है वो $82 के पास कहीं ना कहीं टिका हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट को इंपैक्ट कर रहे हैं। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि एशियन मार्केट से किस तरह के संकेत इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। अगर शुरुआती रुझान देखें तो देखिए एक्सजेएक्स निफ्टी कमजोर है इस वक्त, हैंगसेंग में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। केवल निकाई है जो 230 अंकों की बढ़त के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है, लेकिन बाकी सभी बाजार इस वक्त लाल निशान में शुरुआत होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मिली जुली सी शुरुआत कह सकते हैं एशिया बाजारों की इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल संकेतों को कैसे समझना चाहिए आने वाले समय के लिए, ये अब समझ लेते हैं। और हमारे साथ साइरस दारूवाला मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। इस वक्त जिस तरह के संकेत हमें मिल रहे हैं, ओवरऑल अगर देखें तो बिकवाली का जो है प्रेशर है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट पर अभी हावी है। तो इन तमाम संकेतों को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या क्या फैक्टर्स है जिसे आप देख रहे हैं कितना दबाव डाल रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स पर? देखिए, अगर आप एफआईआईज की बिक्री एंड कैश आउट अगर देखें ट्रेंड, मई जून जुलाई के वक्त ये शुरू हुई थी। तो ये जो मार्केट में तहस महस जो हुई है, दिस वाज एन एक्सपेक्टेड मूव। ऐसा नहीं कि ये सडनली कुछ सेल अप हुआ है या तो कुछ ट्रिगर हुआ है। मई या जून में हमारी पोजीशंस जो थी इंडिया में तकरीबन 60,000 करोड़ की थी। आफ्टर द सेल आउट, आफ्टर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक सेल आउट्स, बैंकिंग स्टॉक सेल आउट्स, आईटी स्टॉक सेल आउट, उसके बाद हुई है पोजीशन हमारी अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़। तो ये तो एक एफआईआई हुआ हमारा। काफी ऐसे एफआईआईज ने कैश आउट शुरू किया है। इसकी वजह 2 है। यू हैव एन ऑल्टरनेटिव मार्केट। चाइना में स्टॉक्स जो है बहुत ही अंडर इवैल्यूएटेड है, एंड चाइना बिकम्स अ वेरी गुड मार्केट। यूएस इज नॉट द नंबर 1 मार्केट एनी मोर। अफ्रीका, चाइना एंड इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा जा रहा है। तो ये लॉन्गर टर्म जो आप सेल आउट एंड देन रीपोजिशन देखेंगे, ये तकरीबन जनवरी तक ऑनगोइंग रहेगा। और उसके बाद अगेन देयर विल बी सम रिटेल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज कमिंग बैक, ऐसा हो। बिल्कुल सर, एफआईआई सेलिंग की आपने बात की, और क्लियरली देखिए भारतीय बाजारों में भी अगर हम देखें तो लगातार वो जो बिकवाली है वो हावी है, और अभी तक करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा का बिकवाली इस वक्त एफआईआई भारतीय बाजारों में पिछले कुछ दिनों में कर चुके हैं। क्या लग रहा है आपको, ये जो बिकवाली का प्रेशर है ये कब तक बना रहेगा, यहाँ पर स्टेबिलिटी कब तक दिखेगी? देखिए, पोजीशंस दिसंबर तक खत्म होने चाहिए, ये हमारी फोरकास्ट है। जितने भी हमारे फॉरवर्ड पोजीशंस थे, जितने भी लॉन्गर टर्म पोजीशंस थे, जितने भी 2 या 2.5 साल के पोजीशंस थे, 3 साल के पोजीशंस थे, दिसंबर के आसपास ये खत्म होने चाहिए। जैन ऑनवर्ड्स आपको रैली दिखाई देगी। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, इसके 2 रीजंस है। रिटेल इन्वेस्टर्स बी कॉशियस है, मगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज, फंड मैनेजर्स जो है, स्पेशली फॉरेन फंड मैनेजर्स, ये आजकल ऑल्टरनेटिव मार्केट्स की तैयारी कर रहे हैं।
लैटिन अमेरिका में आप अर्जेंटीना देखें या तो ब्राजील देखें तो इसमें काफी अपसाइड पोटेंशियल है इन कमोडिटीज। अगर आप चाइना में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ काफी अपसाइड है बिकॉज ऑफ इवैल्यूएशन। तो ये स्टेबलाइजेशन हमारे हिसाब से शायद दिसंबर या तो जैन में हो सकता है। तब तक थोड़े सेल आउट पोजीशंस ऑनगोइंग हो गए, जाहिर रहेंगे। ओके सर, एक व्यू आपका फेड बैठक की जो मिनट्स जारी हुए हैं अब उस पर भी लेना चाहेंगे। वैसे तो एक्सपेक्टेड ही था, जल्द ही ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत बताई गई थी पहले भी, लेकिन अब जो ये मिनट्स जारी हुए हैं, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं मार्केट्स पर? अब यहाँ तक अब तक तो इम्पैक्ट दिखाई नहीं दिया, नॉट इवन ऑन द इंडियन मार्केट्स, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ रेट्स जो होते हैं दे आर इन्फ्लेशन एडजस्टेड। इंडिया में देखो, हमारे जब आपके कलीग्स के साथ मैं बात कर रहा था, हमने बताया कि इंडिया हैज मैनेज्ड द इन्फ्लेशन वेरी वेल। तो रेट एडजस्टमेंट्स विल नॉट बी ड्रामेटिक, या तो बहुत ही कुछ वेरिएशन नहीं, ये हम देखने की संभावना नहीं देख सकते क्योंकि इसमें जरूरत नहीं है। बट अगर ये रेट्स एडजस्ट करते हैं, अगर इंट्रा बैंक बोरोइंग रेट एडजस्ट करते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट्स अगर करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे लेंडिंग, हमारे रिटेल एक्सपेंसेस, हमारे पीपीपी पे इन इंडिया। उसका इफेक्ट हमें दिखाई देगा शायद नेक्स्ट क्वार्टर में। एज ऑफ राइट नाउ इतनी कुछ परेशानी की न्यूज हमने देखी नहीं है, या तो फिर एडजस्टमेंट्स की न्यूज हमने देखी नहीं है इंडिया से। बिल्कुल सर, फिर ऐसे जो माहौल इस वक्त चल रहा है ग्लोबली और डोमेस्टिक फैक्टर्स को देखते हुए निवेशकों को क्या मैसेज देंगे सर आप? क्या इस सेल ऑफ से घबराने की जरूरत है या फिर इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए? और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसको लेकर यहाँ पर आपके नजर में अच्छे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं? ग्रेट क्वेश्चन पूजा। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि आप वेरी हाई वैल्यूएशन या तो फिर वेरी लो ड्रॉप से डरे नहीं, या तो फिर चकनाचूर ना हो जाए कि वाओ इतना बढ़ चुका है। इंडेक्सेस आर नॉट द लीडिंग इंडिकेटर। जैसे कहावत होती है, इंडेक्स इज नॉट अ लीडिंग इंडिकेटर, द इंडस्ट्री इज द लीडिंग इंडिकेटर। अगर ये लर्निंग फ्रॉम होम फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका है इंडिया में कि भाई ये दिस इज द वे ऑफ लिविंग, तो फिर आप बैजू जैसे स्टॉक्स में या तो फिर ऑनलाइन लर्निंग स्टॉक्स अगर देखें, दीज आर लॉन्गर टर्म। फार्मास्यूटिकल्स, दीज आर लॉन्गर टर्म क्योंकि इसकी जरूरत है और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, अगर आप बैंकिंग देखें, जैसे बैंकिंग का बढ़ावा देखा है आपने लास्ट महीने में, क्यों हो रहा है? बिकॉज इट्स डिमांड लेड। इंडिया इज नाउ रेडी टू डू डिजिटल बैंकिंग, और उसके हिसाब से हमारे ट्रेडिशनल आईसीआईसीआई और एचडीएफसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काफी बढ़ावा हुआ है। अगर आप टेक्नोलॉजी देखें, द वे टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग भारत, द वे इंडिया इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आप वो देखें तो इसमें लॉन्ग टर्म बढ़ावा हो सकता है। सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड या तो फिर erratic about jumping in क्योंकि अब गया ये डाउन गया, that is just the stock market। अगर आप इंडस्ट्री देखें, उसकी डिमांड देखें इंडिया में, और उसके हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपको फायदा इज गारंटीड। दैट इज व्हाट वी थिंक। सर, जाते जाते एक व्यू आपका एक और लेना चाहेंगे। इस वक्त कोरोना के जिस तरह के केसेस अब ग्लोबली बढ़ रहे हैं, वैसे तो इंडिया में अब उभर रही है इस चीज से, और सेकेंड वेव से काफी हद तक उभर चुकी है। हमने देखा फेस्टिव सीजन और जो वेडिंग सीजन चल रहा है उससे भी डिमांड काफी अच्छी दिखाई दे रही है। बट अब धीरे धीरे कहीं कहीं से कुछ जगह से, ज्योग्राफी से खबर आ रही है कि ये मामले फिर से बढ़ रहे हैं। तो ये जो सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं और इसका इम्पैक्ट आने वाले समय में कितना दिख सकता है बाजारों पर? अगेन वेरी गुड लॉन्ग टर्म क्वेश्चन पूजा। ये क्या होता है, जैसे जैसे कंट्रीज कोविड की सिचुएशन मैनेज कर रही है, उसके हिसाब से आपको कोरिलेशन जो बताते हैं हम, द वर्ड इज कोरिलेशन। वेल कंट्रोल कोविड इक्वल्स वेल कंट्रोल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब इंडिया को देखो, आप
पहले काफी कुछ तहस महस हुई थी इंडिया में, केसेस बहुत ही बढ़ गए थे, एंड दे मैनेज्ड इट फ्रॉम आई वुड से अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स उन्होंने काफी अच्छी तरह से मैनेज किया है। वैक्सीन्स आर नाउ अवेलेबल, एवरीबडी इज गोइंग फॉर द वैक्सीन। तो इसके हिसाब से हमें ये लगता है, देखिए एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, फैक्ट्रीज एंड फैक्ट्री आउटपुट, ये जो लॉन्गर टर्म फुटप्रिंट है जिसके अंदर मैन पावर की जरूरत काफी होती है, इफ दोज आर बैक टू नॉर्मल वी आर विलिंग टू बेट ऑन दैट कंट्री एज एन FII। मगर अगर आप यूरोप में देखें, फॉर एग्जांपल जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड ने काफी कुछ रिस्ट्रिक्शन शुरू की है, सो दोज कंट्रीज विल टेक एन इम्पैक्ट। वहां पे FIIs थोड़ी ब्रेक्स लगाएंगे कि वेट एंड सी कि ये सिचुएशन कैसी होती है। फॉर एग्जांपल इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दैट मार्केट इज क्लोज। इन चाइना में अगर आप देखें तो चाइना में जैसे जैसे केसेस बढ़े उन्होंने लॉकडाउन किया था। So we are now watching China कि भाई ये कंट्रोल कैसे करेंगे, because after all China is like the factory of the world। तो उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, चिप्स में इम्पैक्ट पड़ेगा, फोन्स में इम्पैक्ट पड़ेगा, लैपटॉप्स वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इम्पैक्ट पड़ेगा, और ऑफ कोर्स सनरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सो ऑल ऑफ दैट कोरिलेशन जो हम बताते हैं, अगर द कंट्री हैज मैनेज्ड द कोविड वेल व्हिच इंडिया हैज, तो उसमें आगे चल के लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट की संभावना ज्यादा है। और जो कंट्रीज प्री मैच्योरली खुल गई थी कि भाई हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और फिर से वो राउंड 4 या राउंड 5 की कोविड आई है, तो हम वी विल बी लिटिल बिट मोर कॉशियस। दैट इज द कोरिलेशन। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो ये थे साइरस दारूवाला, ग्लोबली मार्केट पर अपना व्यू देते हुए और भारतीय बाजारों पर भी आने वाले समय में कोरोना का इम्पैक्ट और FII सेलिंग का इम्पैक्ट कैसा दिख सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस पर भी हमने जानकारी ली और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ व्यूज़ निकल कर आए हैं जहाँ पर कि आपको नज़र रखनी चाहिए। चलिए बात आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आज के लिए भारतीय बाजारों के लिए संकेत और रणनीति क्या अपनानी चाहिए, क्योंकि आज एक्सपायरी का भी दिन है, सीरीज की एक्सपायरी होने वाली है, तो किस तरह से अप्रोच करना चाहिए ये भी समझ लेते हो। इस वक्त मेरे साथ ब्रिजेश सिंह जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या रणनीति अपना के चले? सो गुड मॉर्निंग पूजा जी। देखिए ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो जो लास्ट के हाफ एन आवर या 1 आवर में जो बिकवाली थी निफ्टी में कल के सत्र में जो देखने को मिली है, मुझे लगता है वो फर्स्ट हाफ आपको वही दिखाएगा और निफ्टी ड्रिफ्ट नीचे की तरफ होती है। अब रही बात कि क्या पिछला स्विंग लो ब्रेक होगा, वो मुझे लगता नहीं है। मेरा मानना ऐसा है कि वो होल्ड ऑन रहेगा, बट ट्रेंड नेगेटिव है। अगर आप देखें जो पिछला स्विंग लो है 17,216 के आसपास का था, वो मुझे लगेगा वो मेरा मानना ये है कि वो शायद बना रहेगा। रेंज की अगर हम बात करें 17,050 17,000 का आप लेवल पकड़ के चले, नीचे में ऊपर में 17,050 और मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 17,810 का। तो ये एक दायरा है रेजिस्टेंस का, सॉरी रेंज का। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें इंट्राडे के लिहाज से तो 17,550 17,720 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो 17,240 और 17,050 ये एक सपोर्ट रहेगा। ट्रेंड वीक है, मेरा मानना ये है कि खुलते बिकवाली ना करें, नीचे से जब ऊपर आता है पुल बैक आता है तभी आप बेचें नियर द रेजिस्टेंस, सो दैट कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा। ओके, तो ये रहा बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपको दे दी गई है। अभी भी जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है तो वो फ्लैट से नेगेटिव की तरफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। इसके अलावा ब्रिजेश, आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चलें? 2 स्टॉक्स हैं पूजा जी और दोनों ही बिकवाली के लिए हैं। अगर हम दोनों ही स्टॉक्स को देखें, मैंने आपको एक पीडी लाइट और एक IRCTC दिया है, तो दोनों का ही एक समानांतर रूप है चार्ट के अनुसार। लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहे हैं, हायर वॉल्यूम के संग में
उनकी बिकवाली हुई है उसमें, तो वो इंडिकेशन करते हैं कि नेगेटिव साइन है। पिछला स्विंग लो वो ब्रेक किया हुआ है, तो ये ओवरऑल फैक्टर्स जो हैं वो इंडिकेशन करते हैं नीचे के लिए। तो पीडीलाइट 2263 के आसपास में बंद हुआ है, तो मौजूदा स्तर पे बेचने की ही सलाह रहेगी। 2300 का आप स्टॉप लॉस लेके चले, 2200 या उसके निचले स्तर के लिए टाइम फ्रेम 1 से 2 दिन का रहेगा। और IRCTC लगभग 4664 के आसपास में बंद हुआ है, तो 4790 का आप स्टॉप लॉस लेके चलें और टारगेट 4470 का, टाइम फ्रेम 1 से 2 दिन। तो दोनों ही स्टॉक वीकर हैं, बिकवाली करने की सलाह रहेगी। सर ब्रिजेश सर, IRCTC का लेवल्स एक बार फिर से रिपीट करेंगे? देखिए IRCTC का लेवल जो है वो लगभग 4664 पे बंद हुआ है। 4790 का स्टॉप लॉस रहेगा, 44 का टारगेट रहेगा। ऑलराइट, चलिए IRCTC के लेवल्स को हम फिर से एक बार चेक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीडीलाइट पर आप नजर रखिए। बिकवाली की राय यहाँ पर दी जा रही है 1 से 2 दिन के लिए। ध्यान रखिएगा, पोजिशनल कॉल है ये। 1 से 2 दिनों के लिए ये बिकवाली की राय दी जा रही है और टारगेट होगा 2200 का, स्टॉप लॉस होगा 2300 का। तो ये राय पीडीलाइट पे है। IRCTC का लेवल हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्विकली जान लेते हैं कि खबरों के दम पर आज एक्शन कहाँ है, और ये बताने के लिए डिम्पी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज खबरों के दम पर एक्शन कहाँ देखने को मिल सकता है? मॉर्निंग पूजा। आज सीमेंस के नंबर आए इनफैक्ट कल, और उन्होंने अपना जो रेवेन्यू दिखाया वो 21% बढ़कर दिखाया, और इनका रेवेन्यू अब 4000 करोड़ को पार हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी 4% कम हुई है, और जो मार्जिन जिसको हम कहते हैं वो भी आप देखेंगे तो वो भी 2% से कम हुए हैं। इसका मतलब है कि जो उन्होंने माल बेचा वो कम मार्जिन पे था, प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए भी 4%, और मार्जिन भी आपको घटते हुए दिखे हैं। अब आते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपने गैसिफिकेशन एसेट्स की रीस्ट्रक्चरिंग और रीपर्पसिंग करेगा, और आगे चल के इस कारोबार को और बढ़ाना चाहेगा। इसके लेकर वो रणनीति तैयार कर रहा है, और ये कल से ही ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई न्यूज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे ज़रूर आएगी जो गैस रीस्ट्रक्चरिंग के तौर पर आई है। इसके अलावा ICICI पे भी एक खबर है कि उन्होंने करीब 3500 करोड़ रुपए के इंफ्रा बॉन्ड से कुछ रकम जुटाई है ICICI पे। इस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। इंडिगो पे भी एक खबर आई है। इंडिगो पे खबर है कि 29 नवंबर से सिंगापुर के लिए उड़ानें ये शुरू कर देगा। वैक्सीनेशन ट्रैवल लेन के तहत उड़ानें ये शुरू की जा रही है सिंगापुर के लिए। यानी सिंगापुर और भारत के बीच में जो ट्रेड होता है वो अच्छा ट्रेड होता है। फाइनेंशियल हब है सिंगापुर वर्ल्ड का, और भारत के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो वहाँ की उड़ानें इंडिगो शुरू कर रहा है 29 तारीख से। कोल इंडिया के चेयरपर्सन ने एक बड़ा बयान दिया है। उनके चेयरमैन है प्रमोद अग्रवाल। वो ये कह रहे हैं कि कोयले की कीमतें बढ़ाना जरूरी है, और हो सकता है आगे चल के और भी बढ़े। तो ये कोल इंडिया के शेयर पर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये एक बड़ा बयान उनके चेयरपर्सन की तरफ से ही आया है, और वो कह रहे हैं कि इन्वर्टेबल है, इसको रोका नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। स्पंदना स्फूर्ति पे एक खबर है। बोर्ड की सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत जारी है, और MD भी इसमें नियुक्त कर दिए जा रहे हैं। बोर्ड के अंदर वो है शलभ सक्सेना, जो कि MD एंड CEO को नियुक्त किया गया है। तो ये एक खबर स्पंदना स्फूर्ति पे है। SJVN PTC इंडिया पे भी एक खबर है कि इन दोनों के बीच में एक करार हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट सप्लाई को लेकर करार है। सतलुज जल विद्युत निगम और PTC इंडिया, एक सिरा बिजली बनाती है और दूसरा बिजली का वितरण काम के अंदर है, फाइनेंसिंग के अंदर है। तो इन दोनों के बीच का आपस का करार है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज पे मैं खबर बताता हूँ। LIC ने कंपनी में हिस्सेदारी को घटा दिया, और एक घटाया बहुत अच्छे फ्रैक्शन से है। पहले करीब 12.25% हुआ करती थी, अब करीब 10.5% हो गई है, यानी करीब 2% की गिरावट हुई है। और कैप्री ग्लोबल पे एक खबर ये है कि यूनियन बैंक के साथ इन्होंने मिलकर एक करार किया MSME लोन के लिए, और वहाँ पे काफ़ी बेहतर यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। कुछ फंड एक्शंस में लाइका लैब ने 48 लाख शेयर 130 के भाव पर खरीदे लाइका लैब्स के, और श्रुति मयंक शाह और प्रशांत मयंक शाह ने करीब 15 लाख शेयर इसी भाव पे 130 के भाव पे बेचे हैं। ठीक है, तो ये सारे खबरों वाले शेयर्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। अब आपको बता देते हैं कि ट्रेडिंग के लिहाज से मौके कहां दिख रहे हैं। सेंट्रल ब्रोकिंग की तरफ से जो 2 कॉल्स आए हैं, दोनों में खरीदारी करने की राय। चंबल फर्टिलाइजर्स इनका पहला कॉल है, 394 के लेवल्स दिख रहे हैं, और अदानी इंटरप्राइजेज में भी ये खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 1800 के लक्ष्य के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा निर्मल बैंक की तरफ से भी 2 स्मॉल छोटे मझोले काउंटर्स में ही खरीदारी करने की राय आ रही है। पहला कॉल है सरला पॉली पर, कल भी हमने देखा था 6 से 7% की तेजी थी। 64 के लेवल्स के लिए आप यहां पर नजर रख सकते हैं।
और वेलकॉप होगा अगला स्टॉक। 162 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। वेस्टर्न कॉप यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, तो 162 के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो चारों कॉल्स में आज खरीदारी करने की राय ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं। ये बताने के लिए अब ख्याति मेरे साथ जुड़ चुकी है। ख्याति, गुड मॉर्निंग, बताइए। सबसे पहले तो बैंक्स में देखते हैं। मिड साइज बैंक्स में 220 से 800 बीपीएस से ज़्यादा बढ़े हैं और लार्ज बैंक्स में मिक्स ट्रेंड दिख रहा है। और हम ये कह सकते, और ये कंपनी भी कह रही है कि FY 22 और 23 में NIM में इम्प्रूवमेंट आएगा और ये इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा आएगा कि वो ज़्यादा क्रेडिट देंगे, ज़्यादा लोन देंगी, उनसे इम्प्रूवमेंट आएगा। फिर CLSA ने इन्फो एज पे अंडर परफॉर्म की राय दी है। लक्ष्य का है 6,000 रुपये का। कोर बिजनेस में स्थिर रिकवरी आ रही है, लेकिन वैल्यूएशन में अभी भी थोड़ी महंगाई, थोड़ी एक्सपेंसिव दिख रही है। फिर देखते हैं, जेफरीज ने भारतीय एयरटेल पे फिर से खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य का है 925 रुपये का। अर्बन मार्केट्स में ग्रोथ की वजह से इसमें इतनी आय 12% से बढ़ सकती है नेक्स्ट ईयर। और इस मार्केट में अगर अर्बन मार्केट में देखें तो भारतीय में सबसे ज़्यादा, सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहे हैं। फिर देखते हैं, एंटीक ने कोल इंडिया पे खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य का है 240 रुपये का। इंटरनेशनल कोयला लेकिन रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आखिरी में देखते हैं, टाटा पावर पे JP मॉर्गन ने डाउनग्रेड करके न्यूट्रल राय दी है। इसको लक्ष्य लगा है 225 रुपये का। और दुनिया भर में देखें तो ESG वाले शेयर्स बहुत ही बड़े मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इस वजह से, इस अपॉर्चुनिटी की वजह से ये स्टॉक में प्राइस आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ख्याति ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। चलिए अब कमोडिटी मार्केट पर आ जाते हैं और वहां क्या रणनीति अपनानी चाहिए ये भी समझ लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव मौजूद हैं। रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आज कमोडिटी मार्केट में क्या रणनीति अपनानी चाहिए और सोने चांदी में जिस तरह से दबाव दिख रहा है, क्या करें वहां पर? गुड मॉर्निंग। यस, सोने चांदी में हमने एक बहुत ज़्यादा प्रेशर देखा था पिछले कुछ सेशंस में, बट यहाँ पर थोड़ा सा संभल रहा है सोना चांदी दोनों ही इंटरनेशनल मार्केट में एज वेल एज इन इंडियन मार्केट्स। कल का FOMC मिनट्स इनफैक्ट जो आज अर्ली मॉर्निंग रिलीज हुआ वो थोड़ा क्रूशल था मार्केट के लिए, बट वो भी एज एक्सपेक्टेड थोड़ा सा हॉकिश आया है। जो सारे ही जो फेड के गवर्नर्स है, दे आर सपोर्टिंग फास्टर बॉन्ड टेपरिंग, तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा प्रेशर आना चाहिए था, लेकिन वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है मार्केट में। सो इसीलिए हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों को एक स्टेबल देखा है। अभी भी अगर देखें तो इंटरनेशनल में गोल्ड 1790 के ऊपर चल रहा है और सिल्वर में भी 23 हाफ के ऊपर $23.50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा और नीचे के लेवल पे 47,100 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गोल्ड में। तो जब तक कि वो होल्ड है, मेरे हिसाब से फिर से एक बारी हम 47,500, 47,600 तक के लेवल्स इंडियन मार्केट्स में देख सकते हैं। तो गोल्ड में निचले लेवल पे बाइंग की सजेशन होगी 47,300 के आसपास फॉर अ टारगेट ऑफ 47,600। सिमिलरली सिल्वर में भी $23 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, एकदम बहुत ज्यादा तेजी एज ऑफ नाउ नहीं लग रही है, बट एक बाउंस बैक आ सकता है। तो इसलिए हमने सिल्वर में भी बाइंग की सजेशन दी है। 62,300 पे बाई कर सकते हैं। 63,000 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस होगा 62,000 का। फाइनली क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड में हमने एक अच्छा बाउंस बैक देखा है। यूएस से जो एक्सपेक्टेड था, जो ऑयल रिजर्व्स का जो बात हुई है, आई थिंक उसके बाद क्रूड में एक जंप आया है। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ सेल द रूमर एंड बाय द फैक्ट। तो जैसे ही ये डिसीजन आया, हमने क्रूड में एक बाउंस बैक देखा और बाउंस बैक कंटिन्यूड है। तो मेरे हिसाब से क्रूड में भी हम एक बार 5940 से 5950 तक के लेवल देख सकते हैं। एक छोटा सा बाउंस बैक लग रहा है, जिसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो थोड़ा सा अभी भी बेरिश है। सो मेरे हिसाब से एक ब्रॉड रेंज रहेगा इंटरनेशनल मार्केट में भी, बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक 5850 5840 का एक लेवल अच्छा होगा बाइंग के लिए। 5780 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और इसका टारगेट ले सकते हैं 5940 का। ठीक है, तो गोल्ड, क्रूड और सिल्वर तीनों में ही खरीदारी करने की राय। थैंक यू सो मच रविंद्र, आपका समय देने के लिए।
तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे खरा सौदा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।